हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, मैं हूं सौरभ राठौड़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सौरभ राठौड़। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ लेक्चर पार्ट 2। पार्ट 1 लेक्चर में हमने सेल वॉल तक पढ़ा था, है ना। उसका थोड़ा सा टॉपिक बाकी रह गया था, तो चलिए वापस से मैं रिपीट कर देता हूँ। सेल वॉल, प्लांट सेल आर समवॉट रेक्टेंगुलर, है ना। न्यूक्लियस सेंटर में नहीं होता है, थोड़ा साइड में होता है और वैक्यूल काफ़ी बड़ा होता है, ठीक है। और सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक और कवरिंग होती है जिसे हम सेल वॉल बोलते हैं, ठीक है। सिर्फ प्लांट सेल्स में ही ऐसा होता है, ह्यूमन सेल्स में नहीं होता। प्लांट सेल्स के अलावा देर आर सम फंगाई एंड बैक्टीरियाज जिनमें भी सेल वॉल हो सकता है, बट जनरली इट इज इन प्लांट सेल्स, ह्यूमन सेल्स में नहीं होता है। एंड दिस सेल वॉल इज मेड अप ऑफ अ मटीरियल नोन एज सेल्यूलोज, ठीक है, विच इज़ वेरी टफ, हार्ड एंड रिजिड, जिसकी वजह से सेल वॉल भी बहुत ज़्यादा टफ, हार्ड एंड रिजिड होता है ना। ये बताया था मैंने लास्ट लेक्चर में। अब क्योंकि प्लांट्स को हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस में सरवाइव करना है, दे कांट मूव, है ना। हमारी तरह मूव तो कर नहीं सकते। तो तेज़ बारिश हो रही है तो भी प्लांट को वहीं रहना है, ठीक है। तेज़ हवा चल रही है तो भी प्लांट को वहीं रहना है। एनिमल्स बैठ रहे हैं उस पर, इंसेक्ट्स आ रहे हैं, ठीक है, बर्ड्स एंड ऑल, है ना। So they have to withstand with such extreme, you can say, and harsh climatic conditions and situations. एटमॉस्फेयर में उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में सर्वाइव करना है तो ये टफ कवरिंग की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। इस वजह से प्लांट सेल्स में सेल वॉल होता है और ये सेल्यूलोज से बना है, इसीलिए टफ एंड रिजिड है, ठीक है। अब मान लो कि किसी लिविंग प्लांट सेल ने वाटर लूज कर दिया बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस से ये अंदर का पानी बाहर आ गया, ठीक है। हो सकता है ना अंदर वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा और बाहर कम हो, तो हमें पता है ऑस्मोसिस में क्या होता है, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम, ठीक है। हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में मूवमेंट होता है। सो वाटर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में आ जाएगा। तो अभी क्या होगा, सेल को श्रिंक होना है, ठीक है। बट क्योंकि सेल वॉल तो टफ और रिजिड है तो सेल वॉल अपनी प्लेस पे ही इंटैक्ट रहने वाला है, बट द अदर कंटेंट्स ऑफ द सेल विल गेट श्रिंक, ठीक है। तो मान लो कि इस सेल ने वाटर लूज किया तो अभी इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, ये जो सेल वॉल है ये तो वहीं का वहीं रहने वाला है, ठीक है। बट ये अंदर का सेल मेम्ब्रेन, दिस इज सेल मेम्ब्रेन एंड दिस न्यूक्लियस एंड ऑल, अभी ये सेल ऐसा श्रिंक हो जाएगा, समथिंग लाइक दिस। तो आप देख सकते हो कि सेल वॉल जो है वो अपनी जगह पे ही है। द अदर कंटेंट्स ऑफ द सेल गेट्स श्रिंक्ड एंड मूव अवे फ्रॉम द सेल वॉल, सेल वॉल से दूर चले गए, देखो बीच में गैप क्रिएट हो गया है। दिस इज नोन एज प्लाज्मोलाइसिस, है ना। ये लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था आपको, तो भी थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ लेते हैं अभी, है ना। सो हाउ टू डिफाइन प्लाज्मोलाइसिस, इफ अ लिविंग प्लांट सेल लूजेस वाटर थ्रू ऑस्मोसिस then the contents of the cell move away from cell wall, this shrinkage is known as plasmolysis। ये डेफिनेशन एग्जाम में कई बार पूछी जाती है ना। अभी क्योंकि प्लांट सेल्स में सेल वॉल है, तो अगर प्लांट सेल को हम किसी डाइल्यूट एक्सटर्नल मीडियम में रखें, है ना, इस प्लांट सेल को मान लो कि मैं किसी कंटेनर में रख दूं और उस कंटेनर में बाहर एक ऐसा सॉल्यूशन है जो कि काफ़ी कैसा है, डाइल्यूटेड है। डाइल्यूटेड का मतलब वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा है उसमें। तो अभी सेल से बाहर वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और सेल के अंदर कम है, तो क्या होगा, ऑस्मोसिस से वाटर अंदर आ जाएगा, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। बट
ये सेल बर्स्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? काफी स्वेलअप होगा ये। जैसे ही वाटर अंदर आ जाएगा, ये सेल मेम्ब्रेन, अंदर की जो मेम्ब्रेन है, ये यहाँ तक का पोर्शन स्वेलअप हो जाएगा, और ये स्वेलअप होके इस सेल वॉल पे अंदर की तरफ से प्रेशर अप्लाई करेगा। बट जितना प्रेशर यहाँ से अप्लाई होगा, उतना ही प्रेशर अपोजिट डायरेक्शन में सेल वॉल अप्लाई करेगा, क्योंकि वो हार्ड, टफ और रिजिड है, सेल्यूलोज से बना है ना। तो सेल के अंदर का जो कंटेंट है वो बाहर की तरफ स्वेल हो रहा है, प्रेशर अप्लाई कर रहा है, बट उतना ही प्रेशर सेल वॉल अंदर की तरफ अप्लाई कर रहा है। बिकॉज ऑफ दिस, है ना, प्लांट सेल्स कैन विथस्टैंड विथ सच हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, है ना। इस तरह के हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में भी वो बर्स्ट नहीं होते हैं। दिस इज द रीजन, बिकॉज ऑफ दी सेल वॉल विच इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, है ना। सो दिस इज अ इंपॉर्टेंट टॉपिक. Okay, now the next important part of a cell is nucleus. ठीक है, तो न्यूक्लियस प्लांट सेल में भी है, एनिमल सेल्स में भी है ना, एंड इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, आई मस्ट से. न्यूक्लियस. न्यूक्लियस टर्म का मतलब ही होता है टूवर्ड्स सेंटर, सेंटर की तरफ, है ना, और इन सेंटर. यू कैन से टूवर्ड सेंटर, और यू कैन से इन सेंटर, सेंटर की तरफ, बीच में जो चीज होती है उसे हम न्यूक्लियस बोलते हैं, है ना. तो भाई मानो कि ये एक ह्यूमन सेल है, रफली स्फेरिकल है, और दिस इज द सेंट्रल पार्ट. सो दिस इज न्यूक्लियस. दिस इज cell membrane. Okay, and between nucleus and cell membrane there is a fluid named cytoplasm. Right? न्यूक्लियस इतने सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन करता है सेल के, है ना, सारे इंपॉर्टेंट काम, इसीलिए न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल भी कहा जाता है. ये 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है. विच पार्ट ऑफ सेल इज नोन एज ब्रेन ऑफ द सेल? न्यूक्लियस इज नोन एज द ब्रेन ऑफ द सेल. राइट. अब क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिला हुआ है भाई. न्यूक्लियस के ऊपर सिर्फ एक ही लेयर का कवरिंग नहीं होता है, दो मेम्ब्रेन होती हैं, और इन मेम्ब्रेन्स को हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. क्योंकि न्यूक्लियस की चारों तरफ है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. इसको क्या बोलते हैं हम? सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि सेल की चारों तरफ है. ठीक है. सो देयर इज अ डबल लेयर कवरिंग आउटसाइड द न्यूक्लियस विच इज नोन एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ठीक है. अभी ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना, ये पोरस है. पोरस का मतलब हैविंग माइन्यूट होल्स. तो साइटोप्लाज्म से किसी मटेरियल को अंदर जाना है या न्यूक्लियस से बाहर किसी मटेरियल को आना है तो वो इजीली मूव हो सकता है, बिकॉज दिस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज पोरस. पोरस मीनिंग हैविंग माइन्यूट होल्स. अब ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर, है ना, there is a fluid or liquid inside the nucleus which is known as न्यूक्लियोप्लाज्म. देखो, सेल के अंदर जो फ्लूइड था उसका नाम दिया हमने साइटोप्लाज्म. न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड है उसका नाम है न्यूक्लियोप्लाज्म. ठीक है. न्यूक्लियोप्लाज्म में क्रोमोसोम्स होते हैं,
और ये क्रोमोसोम्स कैसे दिखाई देते हैं? रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, रॉड जैसा स्ट्रक्चर होता है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स, है ना। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्रोमोसोम्स हर समय नहीं दिखाई देते, है ना। वो कब अपीयर होते हैं? सिर्फ तभी अपीयर होते हैं व्हेन दिस सेल इज अबाउट टू डिवाइड, जब ये सेल डिवाइड होने वाला होता है रिप्रोडक्शन के टाइम, सेल्यूलर रिप्रोडक्शन के टाइम, जब ये सेल डिवाइड होने वाला होता है, एक के दो बनते हैं, है ना, तब ये क्रोमोसोम्स दिखाई देते हैं, है ना। उससे पहले क्या होता है? अगर ये सेल डिवाइड नहीं होने वाला तब क्रोमोसोम्स दिखाई नहीं देंगे, तब हमें क्रोमेटिन मटेरियल अंदर दिखाई देगा। उसे हम बोलते हैं क्रोमेटिन मटेरियल, जो कि किस तरीके से दिखाई देता है? एंटेंगल्ड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, है ना। एंटेंगल्ड का मतलब उलझे हुए एक दूसरे में, थ्रेड धागे, है ना। सो बहुत सारे धागे ले लो, है ना, और उसको ऐसा गोल करके बॉल लाइक स्ट्रक्चर बना के रख दो, तो कैसा दिखाई देगा, है ना। एकदम उलझ जाते हैं, ठीक है। तो ये क्रोमेटिन मटेरियल हर समय प्रेजेंट रहता है, बट क्रोमेटिन मटेरियल क्रोमोसोम्स की फॉर्म में कब आता है? जब सेल डिवाइड होने वाला होता है, तब ये क्रोमेटिन मटेरियल क्रोमोसोम्स की फॉर्म में आ जाता है और रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई देने लगते हैं। अब ये क्रोमोसोम करता क्या है? क्रोमोसोम के अंदर इंफॉर्मेशन ऑफ इनहेरिटेंस होता है, यानी इनहेरिटेंस की जितनी भी इंफॉर्मेशन है ना, वो क्रोमोसोम्स में होती है। अभी इनहेरिटेंस का मतलब क्या है? पासिंग ऑन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में। अभी ऑफस्प्रिंग क्या है? ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है नेक्स्ट जनरेशन, है ना। सो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जो कैरेक्टर्स फीचर्स जाते हैं, वो उसकी सारी इंफॉर्मेशन ऑफ इनहेरिटेंस क्रोमोसोम में होती है ना। कि फादर की ब्लैक आईज है तो चाइल्ड की ब्लैक आईज होंगी कि नहीं होंगी, वो सारी इंफॉर्मेशन, है ना। बाल कैसे होंगे, है ना, दूसरे बॉडी फीचर्स क्या होंगे, दूसरे कैरेक्टर्स क्या होंगे, तो ये जो सारी इंफॉर्मेशन है जो पेरेंट्स से बच्चे में जाती है, नेक्स्ट जनरेशन में जाती है, ऑफस्प्रिंग बोलते हैं उसे, वो सारी इंफॉर्मेशन, इनहेरिटेंस की सारी इंफॉर्मेशन किस में स्टोर होती है? क्रोमोसोम में स्टोर होती है। और क्रोमोसोम में ये सारी इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में होती है? ये सारी इनहेरिटेंस की जो इंफॉर्मेशन है ना क्रोमोसोम में, वो डीएनए की फॉर्म में होती है। अभी डीएनए मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म में क्रोमोसोम, बट ये क्रोमोसोम क्रोमेटिन मटेरियल की फॉर्म में होते हैं। जब सेल डिवाइड होने वाला होता है तो क्रोमेटिन मटेरियल क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है। क्रोमोसोम में क्या है? इंफॉर्मेशन ऑफ इनहेरिटेंस, कि पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में क्या कैरेक्टर्स जाएंगे, वो सारी इंफॉर्मेशन। और ये इंफॉर्मेशन किसकी फॉर्म में स्टोर होती है? डीएनए की फॉर्म में स्टोर होती है। अब ये डीएनए क्या है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। सो अल्टीमेटली ये क्रोमोसोम किससे बना हुआ है? डीएनए से बना हुआ है प्लस प्रोटीन से बना है, ठीक है। इन दो चीजों से मिलकर बना है क्रोमोसोम, राइट। अब ये जो डीएनए है ना, जो क्रोमोसोम के अंदर है और जिसमें ये सारी इनहेरिटेंस की इंफॉर्मेशन स्टोर है, डीएनए का मेन फंक्शनल यूनिट कौन सा है? फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए, इसे हम बोलते हैं जीन्स, ठीक है। तो डीएनए के अंदर सारी इनहेरिटेंस की इंफॉर्मेशन जीन्स की फॉर्म में है। तो डीएनए का फंक्शनल यूनिट, डीएनए में मेन फंक्शन कौन करता है? ये इनहेरिटेंस का काम कौन संभालता है?
ये सारी इंफॉर्मेशन कौन स्टोर करता है? जीन्स। तो ये एक पूरा फ्लो चार्ट हो गया। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में न्यूक्लियोप्लाज्म, उसमें क्रोमोसोम, क्रोमोसोम में इनहेरिटेंस की इंफॉर्मेशन डीएनए की फॉर्म में स्टोर होती है, और डीएनए और प्रोटीन दोनों से मिलकर बना होता है ना। और डीएनए में जीन्स होते हैं। अल्टीमेटली जीन्स आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए, यही फंक्शन करते हैं। द मेन फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए इज जीन्स। ठीक है, तो डीएनए का स्ट्रक्चर आपने देखा होगा इमेजेस में, समथिंग लाइक दिस। इसमें छोटे छोटे से ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, दीज आर द जीन्स, है ना, द मेन फंक्शनल यूनिट। और इसमें ही सारी इनहेरिटेंस की इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। तो न्यूक्लियस बहुत ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो हैं वो न्यूक्लियस ही हैंडल करता है ना, सेल के। एंड स्पेशली इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेल्यूलर रिप्रोडक्शन। सेल जब रिप्रोड्यूस करता है ना, तो वो मेन फंक्शन है न्यूक्लियस का, राइट। अभी क्या होता है, सारे जो सेल्स है ना, सारे सेल्स का न्यूक्लियस जो है ना वो वेल डेवलप्ड हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिनका न्यूक्लियस है ना वो वेल डेवलप्ड नहीं है। वेल डेवलप्ड नहीं है क्यों बोल रहे हैं हम ऐसा? वेल डेवलप्ड नहीं है का मतलब है कि हो सकता है कि उन सेल्स का ये जो न्यूक्लियस है ना, इसके ऊपर की ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मिसिंग हो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो ही ना। तो अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है तो हम उसको न्यूक्लियस बोल ही नहीं सकते। ठीक है, तो उस पार्ट को जिसमें वो सेल्स जिनका न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं है, जिनका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मिसिंग है ना, तो उसके अंदर न्यूक्लिक एसिड होता है, और उस पार्ट को न्यूक्लियस तो बोल नहीं सकते, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड, है ना। और इस तरह के सेल जो वेल डेवलप्ड नहीं है उसे हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी प्रोकैरियोटिक सेल्स की? द सेल्स हुज न्यूक्लियस इज नॉट वेल डेवलप्ड, है ना, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज मिसिंग, such type of cells are known as prokaryotic cells, है ना, and such organisms are known as prokaryotes। और इस तरह के ऑर्गेनिज्म को प्रोकैरियोट्स बोलते हैं। ठीक है, जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियस की जगह न्यूक्लियोइड होता है, सेंट्रल पार्ट विच इज नॉट वेल डेवलप्ड, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज मिसिंग, है ना। ठीक है, नाउ प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मिसिंग होती है, साथ साथ में साइटोप्लाज्म में कुछ पार्ट्स होते हैं सेल के जिसे हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनल्स। ये फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेल इनसाइड द साइटोप्लाज्म डूइंग स्पेसिफिक फंक्शन आर नोन एज सेल ऑर्गेनल्स। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो मिसिंग होती ही होती है, साथ में इन कुछ सेल ऑर्गेनल्स की भी मेम्ब्रेन मिसिंग हो सकती है, वो भी वेल डेवलप्ड नहीं होते। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स जनरली बैक्टीरियाज में मिलते हैं, है ना। तो जितने भी बैक्टीरियाज हैं उनका न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड नहीं होता, उसे हम प्रोकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं, और उन ऑर्गेनिजम्स को हम प्रोकैरियोट्स बोलते हैं। दूसरी कैटेगरी है यूकैरियोटिक सेल्स, है ना। और इस तरह के सेल्स जिन ऑर्गेनिज्म में होते हैं उसे हम बोलते हैं यूकैरियोट्स। अब इनमें क्या होता है, इनमें न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड होता है। न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड होता है का मतलब क्या है? मीन्स न्यूक्लियस की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मिसिंग नहीं होती है।
प्रॉपर न्यूक्लियस है ना। सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक है। Such type of cells are known as eukaryotic cells and such organisms are known as eukaryotes. So how to define? Eukaryotic cells are the cells whose nucleus is very well developed. ठीक है, for example humans, ठीक है। तो हमारी बॉडी के सेल्स का न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड है भाई। न्यूक्लियस है, प्रॉपर न्यूक्लियस है, उसके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है। तो यूकैरियोटिक सेल के सेंट्रल पार्ट को हम न्यूक्लियस बोलते हैं क्योंकि वो न्यूक्लियस ही है भाई, है ना। बट प्रोकैरियोटिक सेल के सेंट्रल पार्ट को न्यूक्लियस नहीं बोल सकते क्योंकि उसकी आउटर लेयर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मिसिंग है। तो प्रोकैरियोटिक सेल के सेंट्रल पार्ट को क्या बोलते हैं हम? न्यूक्लियोइड, जिसके अंदर न्यूक्लिक एसिड होता है ना। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। तो ये न्यूक्लियस जो पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अभी तीसरा पार्ट, जो अभी हम सारे बेसिक पार्ट्स की बात कर रहे हैं ऑफ अ सेल, ठीक है। बेसिक पार्ट्स में हमने पढ़ा पहले सेल मेम्ब्रेन, फिर हमने पढ़ा सेल वॉल, फिर हमने पढ़ा न्यूक्लियस। अभी न्यूक्लियस के बाद बेसिक पार्ट है साइटोप्लाज्म। Cytoplasm is a fluid filled between the nucleus and the cell membrane. ये आउटर कवरिंग सेल मेम्ब्रेन हो गया, सेल का सेंट्रल पार्ट न्यूक्लियस हो गया, और इसके बीच में जो फ्लूइड फिल्ड है इसे हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, विच इज अ जेली लाइक मटीरियल। जेली जैसा होता है, जेली लाइक मटीरियल से बना होता है, एंड इट इज अ फ्लूइड बिकॉज इट कैन फ्लो, इट इज अ फ्लूइड, ओके। अभी साइटोप्लाज्म का रोल क्या है? साइटोप्लाज्म के अंदर सारे सेल ऑर्गेनल सस्पेंडेड होते हैं, यानी लगे हुए होते हैं, है ना। साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ वर्किंग यूनिट्स हैं इस सेल की, जिसे हम बोलते हैं सेल organelles. So cell organelles are the different parts of a cell, है ना, doing specific function। सबका फंक्शन अलग अलग होता है, अलग अलग सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, और कहां पे होते हैं? इनसाइड द साइटोप्लाज्म ऑफ अ सेल, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म का रोल इतना ही है कि ये सेल ऑर्गेनल्स को जगह देता है भाई, सेल ऑर्गेनल्स इसमें सस्पेंडेड रहे, है ना, अपनी स्पेस ऑक्यूपाई किए हुए, और अपना अपना स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं। अभी ये सेल ऑर्गेनल्स, है ना, अलग अलग तरह के हैं। एक होता है ER, जिसे हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, शॉर्ट में बोलते हैं ER, ठीक है। ER के बाद है गोल्गी बॉडी, है ना। ये अलग अलग तरह के सेल ऑर्गेनल्स हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, देन लाइजोसोम्स, प्लास्टिड्स, है ना। प्लास्टिड्स ये वाले जो सेल ऑर्गेनल होते हैं ना, सिर्फ प्लांट सेल में ही होते हैं, ये बाकी के सारे कॉमन है ना। एंड वैक्यूल्स, है ना। सो ऑल दीज आर डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स, अलग अलग तरह के सेल ऑर्गेनल्स हैं, है ना, इनसाइड द साइटोप्लाज्म ऑफ अ सेल। और इन सारे सेल ऑर्गेनल्स का फंक्शन भी अलग अलग है ना। सबका, इन सारे सेल ऑर्गेनल्स का स्पेसिफिक फंक्शन है, ठीक है। तो ये सब काम डिवाइड कर लेते हैं अंदर, ठीक है। सो देयर इज अ डिविजन ऑफ लेबर इनसाइड अ सेल। अभी सेल को इतना सारा काम करना है, तो वो ये सारा काम डिवाइड हो जाता है, सारे सेल ऑर्गेनल्स अलग अलग काम करते हैं, ठीक है। जैसे भाई कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज होता है घर पे,
मान लो कि कोई मैरिज फंक्शन है, तो मैरिज फंक्शन में हम लोग क्या करते हैं, घर पे काम डिवाइड कर देते हैं ना। इंडियन मैरिजेस में ऐसा ही होता है कि भाई फूड का काम मामा जी संभाल लेंगे, है ना, और ये टेंट वाले का काम फूफा जी संभाल लेंगे, ये काम चाचा जी संभाल लेंगे, ये काम लेडीज़ घर की हैं वो संभाल लेंगी। सो लेबर डिवाइड हो जाता है तो वर्क, ओवरऑल वर्क इजी हो जाता है। द सेम लॉजिक हियर, दीज सेल ऑर्गेनल्स डू स्पेसिफिक फंक्शंस, डिफरेंट फंक्शंस ऑफ अ सेल, सो देयर इज अ डिविजन ऑफ लेबर इन दिस, है ना। तो ये सब अपना अपना काम करते हैं और सेल का प्रॉपर काम हो जाता है, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हमारा पार्ट 3 लेक्चर, उसमें ये सारे सेल ऑर्गेनल्स का स्पेसिफिक स्ट्रक्चर क्या है, लोकेशन क्या है, फंक्शनिंग क्या है, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। सो आज के लेक्चर में इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।